नमस्कार दोस्तों, मैं शील खन्ना ई टेक्निकल जिज्ञासा से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सोलर पैनल कैसे काम करते हैं और उसके थ्रू कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है सन के थ्रू, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, सोलर सेल किस मटेरियल से बनाए जाते हैं, जैसे सिलिकॉन होता है, उस पर क्या क्या मिक्सिंग की जाती है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और मोदी जी का जो मिशन है 1 वर्ल्ड 1 सन 1 ग्रिड, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हम अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पर आ गए हैं। तो चलिए आज हम सोलर पैनल की वर्किंग को समझते हैं। दोस्तों, आपको ध्यान होगा, मैंने अपने पिछले वीडियो में सोलर सेल की वर्किंग के बारे में बताया था। अगर आपको ये वीडियो नहीं देखा है तो आप इस वीडियो को जरूर देख लें, जिससे कि आपको ये वीडियो समझने में मदद मिलेगी। उस वीडियो का लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे रहा हूँ, वहां से भी आप देख सकते हैं, और मैं डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक उसमें डाल दूंगा। तो आज हम शुरू करते हैं पैनल की वर्किंग कैसे होती है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, जो सोलर पैनल होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। उसमें आप एक पैनल देखते हैं जो कि ब्लू कलर का होता है, जिसको हम पॉली सिलिकॉन बोलते हैं। एक दूसरा जो होता है वो ब्लैक कलर का होता है, जिसको हम मोनो बोलते हैं। और तीसरा एक बहुत पतला सा होता है जो थिन फिल्म की तरह होता है, जिसको हम जैसे भी मर्जी मोड़ सकते हैं। तो ये वाला जो थिन फिल्म सोलर पैनल होता है, ये बहुत कम यूज में आता है। तो जो मैक्सिमम यूज में आते हैं वो पॉली और मोनो ही यूज में आते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, जो सोलर सेल होते हैं वो डीसी जनरेट करते हैं, डीसी करंट जनरेट करते हैं। और जो सोलर सेल होते हैं वो सोलर पैनल को बनाते हैं। सोलर सेल से मिलकर सोलर पैनल बनते हैं और वो भी डीसी करंट जनरेट करते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको ये पता होगा कि जो हम घरों के अंदर करंट यूज करते हैं वो हमारा एसी करंट होता है, जो हमारे घरों में सप्लाई आती है। अब दोस्तों, आप देखेंगे कि जैसे ये मैंने आपके सामने एक सोलर प्लांट रखा है, जो कि सोलर प्लांट जो है वो डीसी जनरेट कर रहा है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं। और ये जो सोलर प्लांट होता है ये डीसी जनरेट करके हमारी ग्रिड को सप्लाई करता है। लेकिन दोस्तों, ग्रिड के अंदर हमें एसी चाहिए और सोलर प्लांट हमारा डीसी जनरेट कर रहा है। तो दोस्तों, इसके लिए क्या करते हैं, ये जो सोलर प्लांट डीसी जनरेट करता है, इसके बीच में हम एक इन्वर्टर लगा देते हैं और इन्वर्टर को हम इस ग्रिड से जोड़ देते हैं। अब दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, घरों के अंदर हम जो इन्वर्टर यूज करते हैं वो हमारे जो बैटरी होती है, जो डीसी सप्लाई होती है, उसको कन्वर्ट करता है एसी सप्लाई के अंदर। तो वो हमारे घर में जो इन्वर्टर होता है वो बहुत छोटा होता है, अपने घर की लोड के हिसाब से होता है। लेकिन दोस्तों, ये जो बड़े बड़े प्लांट होते हैं, ग्रिड होते हैं, इसके अंदर ये इन्वर्टर बहुत बड़े साइज का होता है। जो सोलर पैनल डीसी जनरेट करते हैं वो इस इन्वर्टर के थ्रू एसी कन्वर्ट करके इस ग्रिड को सप्लाई करता है। और ये जो ग्रिड है, इन तारों के थ्रू एसी करंट हमारे घरों के अंदर भेजता है। तो दोस्तों, ये सिस्टम होता है सोलर पैनल को किस तरह से एसी में कन्वर्ट करके इसको ग्रिड के थ्रू हमारे घरों में सप्लाई भेजी जाती है। दोस्तों, ये जो सोलर सेल होते हैं, अब आप सोचेंगे कि जो सोलर सेल है ये कैसे बनाए जाते हैं, किस मटेरियल से बनाए जाते हैं। दोस्तों, सोलर सेल को बनाने के लिए सिलिकॉन की जरूरत पड़ती है। सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है, और जो सिलिकॉन है वो आराम से हमें मिल जाता है, जो कि रेत के अंदर मिलता है। रेत आप समझते हैं बालू। इस बालू के अंदर, रेत के अंदर अगर हम कार्बन के साथ इसको मिक्स कर दें और इसको 2000 डिग्री सेंटीग्रेड में अगर हम गर्म करते हैं, तो इसके अंदर से हमें सिलिकॉन प्राप्त होता है। और इसके अंदर से हम जो सिलिकॉन निकालते हैं उसको हम सोलर सेल बनाने में काम में ला सकते हैं। दोस्तों, इस सिलिकॉन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 14 होता है। अब मैं आपको बताऊंगा ये एटॉमिक नंबर कैसे होता है। ये आप देख रहे हैं, ये सिलिकॉन का एक स्ट्रक्चर है, ये कॉन्फ़िगरेशन है। इसके अंदर क्या होता है, इसका जो ये इनर सेल है, ये आप देख रहे हैं 3 सेल है, इनर, सेंटर, आउटर। इनर सेल में आप देख रहे हैं ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ये आप देख रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन है। जैसे कि आप जानते हैं कि सिलिकॉन का जो होता है वो इनर सेल में 2, सेंटर में 8 और आउटर में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये 2 आप देख रहे हैं, और मिडल वाले के अंदर ये आप 8 इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं, और ये आउटर वाले के अंदर आप 4 इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं। तो इन सबको अगर आप जोड़ेंगे 2, 8 और 4, इसको मिलाकर इसका जो कॉन्फ़िगरेशन बनती है वो 14 बनती है। तो सिलिकॉन का जो एटॉमिक वेट होता है वो 14 होता है। और इसके जो सबसे आउटर सेल होता है, इसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। दोस्तों, ये समझना बहुत ज़रूरी है, इससे ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अगर मैं आपको ये प्रोसेस इसका नहीं समझाऊंगा तो आपको सिलिकॉन के बारे में समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों, इसलिए ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, आप इसको
जरूर देखिएगा, मिस मत करिएगा इसको। और दोस्तों ये जो सिलिकॉन होता है ये सेमीकंडक्टर होता है, और सेमीकंडक्टर होने के कारण इसमें कुछ कंडीशन में तो करंट को फ्लो होने देता है और कुछ कंडीशन में ये करंट को फ्लो नहीं होने देता है। तो दोस्तों ये जो सिलिकॉन होता है ये सेमीकंडक्टर होने की वजह से इसमें जो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं ये किसी को इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है और ले भी सकता है। अब दोस्तों क्या होता है कि इसके अंदर से जो करंट का फ्लो होता है सिलिकॉन में, हमें ये करने के लिए इसके अंदर हमें कुछ मिक्सिंग करनी होती है। मिक्सिंग का मतलब होता है, इसको हम बोलते हैं डोपिंग, डोपिंग इफेक्ट बोलते हैं। डोपिंग का मतलब ये होता है कि आप किसी चीज के अंदर किसी आइटम को मिक्स करना, उसको जो प्योर आइटम है उसको मिक्स करके उसको इम्प्योर बनाना। अब दोस्तों जो सिलिकॉन होता है, सिलिकॉन के अंदर अगर हम एल्युमिनियम को मिक्स करते हैं, अब एल्युमिनियम क्या होता है, एल्युमिनियम के अंदर आप देखेंगे तो इसका जो एटॉमिक वेट होता है वो 13 होता है, और इसके जो इंटरनल सबसे इंटरनल सेल होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और मिडल वाले में 8 होते हैं, और आउटर वाले में 3 होते हैं। तो इसका जो सबसे बाहरी सेल है, आउटर सेल है, इसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये देख रहे हैं आप, जैसे कि पिक्चर में आप देख रहे हैं। अब दोस्तों होता क्या है, जब हम एल्युमिनियम की डोपिंग सिलिकॉन में करते हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि सिलिकॉन के आउटर के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और एल्युमिनियम के 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब हम इसकी डोपिंग कराते हैं तो ये जो 3 इलेक्ट्रॉन है ये सिलिकॉन के अंदर चले जाते हैं, और जो सिलिकॉन के अंदर जो 1 इलेक्ट्रॉन बच जाता है वो खाली हो जाता है। और इसी तरह से अगर हम पोटेशियम फास्फोरस को अगर हम देखते हैं तो फास्फोरस का जो एटॉमिक वेट है वो 15 है। 15 का मतलब 2 इनर सेल में है, 8 मिडिल सेल में है, और 5 इसके आउटर सेल के अंदर है। तो अब इसके जो बाहर के सेल है, आउटर सेल जो है, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब दोस्तों इसकी अगर हम डोपिंग करते हैं सिलिकॉन के साथ तो इसमें जो 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं ये 5 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर जाकर मिक्स होते हैं। जैसे कि आपको मैं इस डायग्राम में समझाता हूं। देखिए पहले हम एल्युमिनियम का देखते हैं। एल्युमिनियम के 3 जो इलेक्ट्रॉन है वो सिलिकॉन में इस तरह से मिक्स हो जाते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये पहला इलेक्ट्रॉन यहां आ गया, ये दूसरा आ गया, और ये तीसरा आ गया। इसके अंदर एक खाली बच जाता है इलेक्ट्रॉन, और ये होल में कन्वर्ट हो जाता है। अब दोस्तों क्या होता है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है ये नेगेटिव होते हैं। जैसे कि आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं। जब ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन इस सिलिकॉन में मिक्स होते हैं तो इसमें हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन खाली रह जाता है जो कि होल होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर इसका पॉजिटिव इफेक्ट है। इसलिए जब हम एल्युमिनियम की डोपिंग करते हैं तो उसके अंदर पॉजिटिव इफेक्ट आ जाता है। तो जब हम एल्युमिनियम को इस पर मिलाते हैं सिलिकॉन के अंदर तो वो हमारा पॉजिटिव इफेक्ट उसके अंदर आ जाता है, क्योंकि इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो कम होता है। इसके आउटर में 4 होते हैं और इसके आउटर में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब दोस्तों हम फास्फोरस के केस में देखते हैं। अगर हम फास्फोरस को सिलिकॉन के अंदर मिक्स करते हैं तो जो फास्फोरस का जो एटॉमिक वेट होता है वो 15 होता है, और इस फास्फोरस के अंदर इनर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सेंटर में 8 होते हैं, और आउटर सेल में इसके 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो दोस्तों जब हम इसको मिक्स करते हैं सिलिकॉन के अंदर तो इसके आउटर के जो 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन को जाके कवर कर लेते हैं, लेकिन इसका जो 5वां इलेक्ट्रॉन है वो सिलिकॉन के अंदर बच जाता है, जो कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है। अब दोस्तों क्या होता है कि जब इसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन हमारा बच जाता है, और बचने के बाद क्या होता है कि इसके अंदर एक हमारा जो नेगेटिव है वो एक्स्ट्रा हो जाता है सिलिकॉन के अंदर। इस नेगेटिव के एक्स्ट्रा होने से, इलेक्ट्रॉन के एक्स्ट्रा होने से इस फास्फोरस के अंदर हमारे पास नेगेटिव इफेक्ट आ जाता है, क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन है इसकी जो मात्रा है वो ज़्यादा हो जाती है, इसलिए इसके अंदर नेगेटिव इफेक्ट आ जाता है। तो अब हमने ये देखा कि जो फास्फोरस होता है उससे नेगेटिव इफेक्ट आता है और एल्युमिनियम से पॉजिटिव इफेक्ट आता है। तो ये दोनों डोपिंग की वजह से इसके इफेक्ट है वो चेंज हो जाते हैं, नेगेटिव भी मिल जाता है और पॉजिटिव भी मिल जाता है। दोस्तों जब हम एल्युमिनियम से सिलिकॉन में डोपिंग करवाते हैं तो उसके अंदर जो पॉजिटिव होता है वो ज़्यादा हो जाता है, और जब हम फास्फोरस की डोपिंग सिलिकॉन में कराते हैं तो उसके अंदर नेगेटिव हो जाता है। और जब ये पॉजिटिव ज़्यादा हो जाता है तो इसको हम पी टाइप बोलते हैं, और जब ये नेगेटिव ज़्यादा हो जाता है तो इसको हम एन टाइप बोलते हैं। तो इस टाइप से ये पी टाइप और एन टाइप बन जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार हम सिलिकॉन को 2 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। एक हमारा होता है एन टाइप और एक हमारा होता है पी टाइप। पी टाइप में हमने एल्युमिनियम मिक्स किया होता है और एन टाइप में हमने फास्फोरस मिक्स किया होता है।
एन टाइप में हमारा नेगेटिव इफेक्ट होता है और पी टाइप में हमारा पॉजिटिव इफेक्ट होता है। दोस्तों पी टाइप के जो पॉजिटिव इफेक्ट होता है क्योंकि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ज़्यादा नहीं होते हैं, और एन टाइप में जो नेगेटिव इफेक्ट होता है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो ज़्यादा होते हैं। इस तरह से ये नेगेटिव और पॉजिटिव बन जाते हैं और इसे हम एन टाइप और पी टाइप कहते हैं। और दोस्तों जैसे ही हम इन दोनों को जोड़ते हैं आपस में तो जो सिलिकॉन होता है वो तो कुछ भी नहीं करता, लेकिन जो एन टाइप होता है क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं और उसके अंदर फास्फोरस मिक्स किया होता है और फास्फोरस उसके अंदर ज़्यादा होता है, तो मतलब कि वो नेगेटिव इफेक्ट देता है और इसी तरह इसके अंदर नेगेटिव इफेक्ट भी आ जाएगा। अब दोस्तों अगर हम पी टाइप को देखते हैं कि ये पी टाइप क्यों बना था, क्योंकि इस पी टाइप के अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी थी क्योंकि इसके अंदर हमने एल्युमिनियम को मिक्स किया था, इसलिए इसके अंदर पॉजिटिव इफेक्ट जो है वो ज़्यादा आ गया था। और दोस्तों जैसा आप ये देख रहे हैं पी टाइप के अंदर जब इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो इसके अंदर ये होल बन जाते हैं। अब दोस्तों ये जो पी टाइप के अंदर जो होल बनते हैं इसमें ये जो एल्युमिनियम होता है इसे क्या होता है, ये एल्युमिनियम इस तरफ हमारा यहाँ पर आ जाता है, और ऐसे ही एन टाइप में जो फास्फोरस होता है इसके अंदर हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमारे इस तरफ यहाँ पर आ जाते हैं। तो दोस्तों क्या होता है जब ये दोनों नेगेटिव और पॉजिटिव यहाँ आ जाते हैं इस बीच की लेयर को हम डिप्लेशन लेयर बोलते हैं। ये जो डिप्लेशन लेयर होती है ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों को शेयर कर लेती है। और दोस्तों ये जो डिप्लेशन लेयर होती है ये इलेक्ट्रॉन्स को आगे और पीछे दोनों तरफ नहीं जाने देती है। इसमें क्या होता है इस तरफ जो है हमारे वो पॉजिटिव पी टाइप के अंदर पॉजिटिव होते हैं और एन टाइप में हमारे नेगेटिव होते हैं, इसलिए जो बीच का पोर्शन होता है इस सब को मिलाकर हम इसको पीएन जंक्शन बोलते हैं। ये हमारा पीएन जंक्शन कहलाता है। अब आप दोस्तों देखेंगे ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये हमारे पास पीएन जंक्शन में इकट्ठे हो चुके हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स को हम फ्लो कैसे करेंगे, क्योंकि ये पीएन जंक्शन में तो इकट्ठे हो चुके हैं, लेकिन अब इन इलेक्ट्रॉन्स को हमें फ्लो करवाना है, बहाना है इन इलेक्ट्रॉन्स को। अब दोस्तों आप देखेंगे जो हमारे पास एन टाइप है इसके अंदर हमारे पास नेगेटिव ज़्यादा होते हैं, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, और अगर इस एन टाइप के ऊपर हम हीट दे दें और हीट देने से क्या होगा इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं वो हीट के अंदर प्रोटॉन होने की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वहाँ से निकलने लगेंगे। अब दोस्तों जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे तो इस तरफ तो इलेक्ट्रॉन जा नहीं सकते क्योंकि डिप्लेशन लेयर जो होती है वो इन इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर मूव नहीं करने देगी। तो दोस्तों फिर इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेंगे, अगर हम इसके इस तरफ यहाँ पर अगर इसको हम एक वायर से जोड़ दें, जैसा कि आप ये डायग्राम में देख रहे हैं, इसको हम अगर एक वायर से जोड़ दें तो ये हीट पड़ने से ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस तरफ को मूव करने शुरू हो जाएंगे। अब दोस्तों जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं ये जो इलेक्ट्रॉन है ये हीट पड़ने से यहाँ पे मूव कर रहे हैं, और ये यहाँ से मूव करने के बाद ये बैटरी में जा रहे हैं और बैटरी के अंदर ये बैटरी को चार्ज करते हैं, और इस बैटरी के आगे अगर हम एक बल्ब लगा देते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन मूव करने से ये बल्ब जो है वो जल जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएंगे और ये पी टाइप के अंदर आने से ये सर्किट जो है ये पूरा कंप्लीट कर देगा। तो दोस्तों आपने देखा किस तरह से ये पीएन जंक्शन में सेमीकंडक्टर के अंदर जो हम डोपिंग करते हैं उसके थ्रू पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट क्रिएट होता है, और हीट से हम जो नेगेटिव होते हैं इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हम फ्लो कराते हैं, और फ्लो कराने से वो जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी है बल्ब जो है वो हमारा जलना शुरू हो जाता है और हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाता है। और दोस्तों ये जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं इसी को हम करंट कहते हैं। दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि ये एन टाइप के ऊपर हीट देने से हमारा ये सर्किट कंप्लीट हो जाता है और दोस्तों ये हमारा बल्ब जल जाता है। अब आप सोचिए कि इस प्रोसेस के अंदर हमारा खर्चा क्या आया, हमने सिर्फ हीट दी है, सेमीकंडक्टर के ऊपर हमने हीट दी है और हीट देने से हमारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गई है। अब दोस्तों वैज्ञानिकों ने सोचा कि जब हमें एन टाइप के ऊपर हीट देनी है, और हीट देने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो है सूरज। अगर हम सूरज से इसको हीट देंगे तो हमारा किसी भी तरह का कोई खर्चा नहीं होगा, कोई पॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि सूरज हमें हमेशा अवेलेबल रहता है, 12-13 घंटे दिन में अवेलेबल रहता है। तो दोस्तों वैज्ञानिकों ने ये सोचा कि अगर इस एन टाइप के ऊपर हम सूरज की रोशनी दे देंगे तो रोशनी देने से ये जो इलेक्ट्रॉन है ये फ्लो करेंगे और हमारे को इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके दे देंगे। तो दोस्तों अब समस्या ये आई कि जब इसको ऊपर हमने सूरज की रोशनी देनी है और ये एन टाइप है और ये पी टाइप है, जब ये सूरज की रोशनी डालेंगे तो क्या होगा, ये एन टाइप पे भी पड़ रही है और पी टाइप पे भी पड़ रही है। तो दोस्तों इसका जो साइंटिस्ट है उन्होंने क्या सोल्यूशन निकाला, उन्होंने इस एन टाइप को
ऊपर कर दिया और पी टाइप को नीचे कर दिया। जैसे आप इस एग्जांपल में देखेंगे, ये ऊपर हमारा ये एन टाइप है, ये जो आप देख रहे हैं, और ये नीचे वाला हमारा पी टाइप है। ये जो नीचे आप देख रहे हैं ग्रे कलर का, ये जो पिंक कलर का है, ये हमारा एन टाइप है। तो अब ये मान के चलिए ये पूरा सोलर सेल है। तो सोलर सेल के अंदर ये ऊपर एन टाइप है, यहाँ पर हमारी ये हीट पड़ रही है, सूरज से रोशनी आ रही है, हीट आ रही है, और नीचे ये हमारा पी टाइप है। तो इस तरह साइंटिस्ट ने इसको सोलर सेल के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अब दोस्तों एन टाइप सोलर सेल वैसे भी बहुत पतला होता है, अगर आपने देखा होगा कि वो बहुत पतला होता है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, ये जो एन टाइप होता है इसको और भी पतला बनाया जाता है पी टाइप के कंपैरिजन में। उसका रीजन ये होता है कि दोस्तों जब इसके ऊपर सूरज की रोशनी पड़ती है, हीट पड़ती है, ताकि वो इतना पतला होता है कि वो इसके ऊपर हीट पड़ने के बाद उसमें से इलेक्ट्रॉन को मूव करा दे। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन इसमें मूव करते हैं तो दोस्तों ये जो डिप्लीशन लेयर होती है ये इसको नीचे जाने से रोकती है। लेकिन अब करंट तो इलेक्ट्रॉन तो मूव करने हैं, लेकिन वो क्या होता है कि वो यहाँ से जाने की बजाय वो यहाँ से घूमते हुए इस तार के थ्रू यहाँ से बल्ब जलाते हैं, और बल्ब जला के ये यहाँ से पी टाइप के अंदर पहुँच के सर्किट को कंप्लीट कर देते हैं। तो दोस्तों ये जो प्रोसेस है ये सोलर सेल का प्रोसेस है। अब दोस्तों आपको ये सोलर सेल की वर्किंग क्लियर हो गई है। अब आप ये समझेंगे कि ये सोलर सेल के थ्रू करंट जो जनरेट होता है वो डीसी करंट जनरेट होता है, और अब आप देखना चाहेंगे कि किस तरह से ये डीसी करंट जो है एसी में कन्वर्ट होता है। अब दोस्तों क्या हुआ, सोलर सेल को मिलाकर ये पैनल बनते हैं। मैं आपको अभी बताता हूँ कि ये सोलर सेल को पैनल किस तरह से बनाया जाता है। अब ये जो सोलर सेल होते हैं ये सूरज की रोशनी से डीसी करंट जनरेट करते हैं, और ये डीसी करंट जो है ये हमारा इन्वर्टर में जाता है, और इन्वर्टर से जो एसी करंट निकलता है उसको हम घरों में भी यूज़ कर सकते हैं, और चाहे तो हम बड़ा इन्वर्टर लगाकर उसको हम ग्रिड में भी भेज सकते हैं। अब दोस्तों अगर हम कंस्ट्रक्शन ऑफ सोलर पैनल को देखें तो वो किस हिसाब से बनता है, मैं आपको ये एक लेयर्स में मैंने आपको ये समझाने की कोशिश करी है कि जो सोलर पैनल होता है उसके ऊपर सबसे ऊपर पहले एक फ्रेम लगाया जाता है एल्युमिनियम का, और उसके ऊपर एक टफ ग्लास रखा जाता है ताकि उसके ऊपर नीचे स्क्रैच ना पड़े। और उसके बाद दोस्तों उसके ऊपर एक रिफ्लेक्टिंग कोटिंग करी जाती है। वो कोटिंग इसलिए करी जाती है, जो सूरज की रोशनी होती है वो अगर डायरेक्ट पड़ेगी तो वो 50% से ज़्यादा वो रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाएगी। ये जो कोटिंग करते हैं, इस कोटिंग की वजह से जो सूरज की लाइट है वो वापस नहीं जाती है, सीधा सोलर पैनल के ऊपर गिरती है। उसके बाद दोस्तों कुछ मेटल फिंगर होते हैं, और उसके बाद फिर एन टाइप सिलिकॉन की लेयर होती है जो कि पतली होती है, और उसके बाद पी टाइप सिलिकॉन की लेयर होती है जो एन टाइप के कंपैरिजन में मोटी होती है। फिर ये बैक कॉन्टैक्ट होते हैं, और उसके बाद ये बॉटम लेयर होती है। दोस्तों ये जो बैक कॉन्टैक्ट आप देख रहे हैं ये पॉजिटिव वायर को जोड़ने के लिए बनाया जाता है, और ये जो मेटल फिंगर देख रहे हैं ये नेगेटिव को जोड़ने के लिए बनाया जाता है। इससे कनेक्ट करके नेगेटिव को कनेक्शन में जोड़ा जाता है। तो ये नेगेटिव में यूज़ करते हैं और इसको पॉजिटिव में यूज़ करते हैं। अब दोस्तों अगर हम इसकी कंस्ट्रक्शन और अच्छे तरीके से देखें तो ये इस तरह से बनता है। ये फ्रेम बनेगा, सबसे ऊपर एल्युमिनियम का फ्रेम होगा, उसके बाद ये ग्लास होगा, और ग्लास के बाद ये कोटिंग होगी नीचे, जिस एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग होती है, और ये कोटिंग लगाई जाती है। उसके बाद ये सोलर सेल लगाया जाता है, ये आप देख रहे हैं नीचे, और उसके बाद फिर कोटिंग करते हैं, और कोटिंग करने के बाद इसके नीचे बैक शीट लगी होती है, और इस बैक शीट के बाद ये जंक्शन बॉक्स लगाते हैं नीचे, जिससे आपके जो सोलर पैनल के कनेक्शन आगे ग्रिड में या आपके घर के अंदर दिए जाते हैं, या इसको बैटरी से जोड़ा जाता है। तो इस तरह से ये सोलर पैनल की कंस्ट्रक्शन होती है। अब दोस्तों क्या होता है, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो सेल है, अभी हमने इस सेल के बारे में आपको मैंने बताया कि ये सेल कैसे काम करता है। इस सेल को अगर हम जोड़ देते हैं, जैसे आप ये देख रहे हैं, इसमें क्या होता है कि ये 0.5 वोल्ट जनरेट करता है ये वाला सेल, और इस 0.5 वोल्ट के सेल को अगर हम 72 सेल में जोड़ दें, जैसे 6 सेल ऐसे जोड़ दें और 12 सेल हम ऐसे जोड़ दें, तो ये 72 सेल बन जाते हैं। इसको हम मॉड्यूल बोलते हैं। इन 72 सेल को हम जोड़ के ये एक मॉड्यूल बना लेते हैं, और इसमें से 0.5 वोल्ट निकलती है, जो कि आप समझ सकते हैं कि 0.5 वोल्ट कुछ भी नहीं है। हम 0.5 वोल्ट से कुछ भी नहीं जला सकते। एक बल्ब भी जलाना होता है हमें डीसी का, तो उसके लिए भी हमें 1.5 या 3 वोल्ट चाहिए होती है। तो इस 0.5 वोल्ट से हम कुछ नहीं कर सकते हैं, इसलिए इस 0.5 वोल्ट को इकट्ठा जोड़ के 72 सेल को इकट्ठा जोड़ के हम 36 वोल्ट इसमें से
जनरेट कर लेते हैं। इसको हम मॉड्यूल बोलते हैं। और इस मॉड्यूल को हम आगे अगर इकट्ठा जोड़ दें, इसको पैनल बोलते हैं। और इन पैनल को अगर हम इकट्ठे और जोड़ दें तो इनको हम एरे बोलते हैं। तो इस तरह से ये सिस्टम हमारा बनता है। और दोस्तों अगर हम इन एरे को इकट्ठा जोड़ दें, बहुत सारे लगा दें, इसको हम सोलर पार्क बोलते हैं, जिसके अंदर पूरा बड़े हाई वोल्टेज का सोलर पैनल लगाया जाता है। इसको हम सोलर पार्क बोलते हैं। दोस्तों इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है सोलर पैनल का और जो सोलर पार्क है, ये कोचीन के अंदर एक पहला एयरपोर्ट है, वर्ल्ड का सबसे पहला एयरपोर्ट है, जिसने अपने जितना भी एयरपोर्ट के अंदर खुला एरिया है उसके ऊपर सोलर पैनल लगा के उसको बिजली को 100% सोलर के ऊपर कन्वर्ट कर दिया है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं, ये एयरपोर्ट है, इसमें जो भी जगह खाली पड़ी हुई है उसके अंदर इन्होंने सोलर पैनल लगा दिए हैं और उस सोलर पैनल से ये बिजली जनरेट कर रहे हैं। और जो कि इंडिया का क्या वर्ल्ड का फर्स्ट एयरपोर्ट है कोचीन के अंदर। दोस्तों ये जो कोचीन का एयरपोर्ट था जो कि 100% सोलर के ऊपर काम कर रहा है, इसका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल था वो अप्रॉक्सीमेट 15 करोड़ के आसपास आता था। और जब इसके अंदर टोटल जो सोलर पैनल इंस्टॉल किए हैं वो अप्रॉक्सीमेट 46,000 सोलर पैनल इसमें इंस्टॉल करे हैं, जिसकी कॉस्ट अप्रॉक्सीमेट 62 करोड़ के करीब आई है। अब दोस्तों आप देखेंगे कि ये जो 62 करोड़ रुपए एयरपोर्ट वालों ने खर्च करे हैं और वो 62 करोड़ रुपया 4 साल के अंदर कवर कर लेगा और वो हमारे जो पैनल हैं वो बिल्कुल फ्री हो जाएंगे और आफ्टर 4 ईयर जो इलेक्ट्रिसिटी है वो फ्री जनरेट होगी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि सोलर पैनल का कितना बेनिफिट है। दोस्तों कि जैसे आप जानते हैं सोलर प्लांट के अंदर पोल्यूशन नहीं होता है। सोलर से जो बिजली जनरेट होती है वो पोल्यूशन फ्री होती है और इसमें जो बिजली मिलती है वो हमें फ्री में मिलती है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मोदी जी ने पूरे वर्ल्ड में एक मैसेज दिया और वो उन्होंने बोला कि 1 वर्ल्ड 1 सन 1 ग्रिड। ये मैसेज उन्होंने ये बोला है कि जो हमारा एक है पूरा देश हमारा एक ही है, सन भी हमारे पास एक ही है और हम ग्रिड भी एक ही बनाना चाहते हैं। इस मैसेज में दोस्तों मोदी जी ने यह बोला कि जिन देशों में सूरज ज़्यादा निकलता है, जहाँ पे सूरज की गर्मी ज़्यादा मिलती है, उन सबको कनेक्ट कर दिया जाएगा। और जब सारे आपस में कनेक्ट हो जाएंगे तो जिस देश के अंदर इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाएगी, जहाँ पे धूप ज़्यादा होगी, वो देश इलेक्ट्रिसिटी बनाएगा। और जिस देश पे धूप नहीं है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं जनरेट हो पा रही है, दूसरे देश से वो उस इलेक्ट्रिसिटी को ले लेगा। और दोस्तों अब बात यह आएगी कि ये सारा खर्चा कैसे किया जाएगा। जो गरीब देश हैं वो क्या करेंगे, वो अपना जो इलेक्ट्रिसिटी पे खर्चा करते हैं, जो बिल पे करते हैं, वो वर्ल्ड सोलर बैंक से लोन लेंगे और लोन लेके जो वो इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करते हैं उससे वो अपनी वर्ल्ड बैंक की किस्त पे करेंगे और वो सोलर प्लांट अपना लगा सकते हैं। तो इस तरह से जैसे वर्ल्ड बैंक काम करता है उसी तरह से ये वर्ल्ड सोलर बैंक भी काम करेगा और वो गरीब देशों को लोन भी देगा। और वो गरीब देश अपने बिजली का बिल जो पे करते थे उसकी जगह वो वर्ल्ड बैंक पे सोलर की इंस्टॉलमेंट पे करनी शुरू कर देंगे। अब दोस्तों आपको मैं ये एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये एक पृथ्वी है। अब ये पृथ्वी मूव कर रही है और यहाँ पे आप देखेंगे पृथ्वी के आधे हिस्से में तो सूरज की रोशनी है और आधे हिस्से में सूरज की रोशनी नहीं है। तो दोस्तों जिस पोर्शन में सूरज की रोशनी आ रही है वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी और दूसरी तरफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होगी क्योंकि वहाँ पे सूरज नहीं होगा। और नेक्स्ट टाइम दूसरी जगह पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी और इस तरफ जनरेट नहीं होगी। तो दोस्तों इस तरह से इन सबको आपस में इंटरकनेक्ट कर दिया जाएगा। और ये जो इंटरकनेक्शन है ये समुद्र के अंदर जैसे फाइबर केबल का नेटवर्क बिछा हुआ है, वैसे ये ग्रिड का नेटवर्क बिछा के एक देश को दूसरे देश से जोड़ दिया जाएगा और जो कि सोलर पावर जनरेट करेंगे और दूसरे देश को वो सोलर एनर्जी दे सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से ये जो मोदी जी का विज़न है, ये जो मैसेज है 1 वर्ल्ड 1 सन 1 ग्रिड, ये पूरे वर्ल्ड के अंदर इस मैसेज को देना चाहते हैं। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको सनशाइन कंट्री के बारे में भी बताता हूँ। ये सनशाइन कंट्री क्या है। दोस्तों 2015 के अंदर एक ISA बना था जिसे हम इंटरनेशनल सोलर एलियंस बोलते हैं, जिसमें 121 देश शामिल हैं। और दोस्तों इसका जो हेड ऑफिस है वो हरियाणा के इंडिया के हरियाणा में गुड़गांव के अंदर है। अब दोस्तों सनशाइन कंट्री क्या होती है, जैसा कि आप देखते हैं कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, तो इन दोनों के बीच में जो एरिया आता है इसके अंदर जो सूरज की रोशनी होती है वो बिल्कुल सीधी पड़ती है। ये जो आप एरिया देख रहे हैं ये पिंक कलर वाला, इसमें जो रोशनी होती है सूरज की बिल्कुल सीधी पड़ती है और बाकी जगह पे जो रोशनी है वो तिरछी पड़ती है।
अब दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं सोलर पैनल के ऊपर जो रोशनी सीधी पड़ती है उससे इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी अच्छी जनरेट होती है। तो इसलिए इस एरिया को हम सनशाइन कंट्री बोलते हैं। जो कंट्री इस एरिया के अंदर आती हैं, तो हमारा जो भारत देश है वो भी इस सनशाइन कंट्री के अंदर आता है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, हमारा भारत भी इस पोर्शन के अंदर आता है। अब दोस्तों इसके अंदर मोदी जी ने जो कदम उठाया है वन वर्ल्ड वन सन वन ग्रिड का, उसके अंदर मोदी जी का जो इसका जो हेड ऑफिस बनाया है मोदी जी ने, वो भारत में बनाया है। और वो जो मिडल ईस्ट कंट्री हैं उनको जोड़ेंगे और उनको जोड़ के आपस में कनेक्ट कर देंगे इलेक्ट्रिसिटी से। और दूसरे फेज़ के अंदर वो जो अफ्रीकन कंट्री हैं उनको भी जोड़ेंगे, ताकि एक दूसरे देश में बिजली बनाई जाए और जब जिसको ज़रूरत पड़े वो इलेक्ट्रिसिटी दूसरे देश से ले सकता है। तो दोस्तों ये जो सनशाइन कंट्री है उसका मतलब ये है कि जो इस लाइन के अंदर जो कंट्री आती हैं, जो देश आते हैं, उसको हम सनशाइन कंट्री बोलते हैं। दोस्तों ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। मैंने इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ समझाने की कोशिश करी है। फिर भी अगर कुछ मेरे से इसमें कुछ रह गया हो तो आप मेरे को डिस्क्रिप्शन में मेंशन करिएगा, मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। और दोस्तों अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा, इसको लाइक और शेयर करिएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।